स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट में आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट समस्त बुकों का निचोड़ रहेगा, समस्त सिलेबस का निचोड़ रहेगा। टॉप 30 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। लगभग सभी सब्जेक्ट के जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे, क्योंकि एक मंथ का ही टाइम है। 40 दिनों का आपके पास टाइम है। 40 दिन के अंदर प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। और पिछले ईयर्स में जो जो प्रश्न पूछे गए उनको भी कंबाइन किया गया है उस लेवल के अकॉर्डिंग, तो वो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्योंकि इस बार दोस्तों आपको MP टेट या पात्रता परीक्षा को अगर क्रैक करना है तो 90+ स्कोर सभी के लिए कंपलसरी है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर हो रहा है। ध्यानपूर्वक सभी लोग कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है आपके प्रैक्टिस सेट में, जो कि MP टेट 2022 में भी आया हुआ प्रश्न था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कंबाइन किया गया है, रिपीट प्रश्न हो सकता है कि स्थूल क्रियात्मक कौशल है लिखना, चलना, चित्रकारी या पकड़ना। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो यहाँ पर स्थूल क्रियात्मक की बात करते हैं। तो स्थूल क्रियात्मक मतलब क्या होगा? चलना हो जाएगा। चलना क्यों होगा? क्योंकि स्थूल जो होता है यह गत्यात्मक कौशल की बड़ी गतिविधि मानी जाती है। जो एक बच्चा अपने हाथ पैर टांगों या अपने पूरे शरीर को साथ करता है, इसलिए रेंगना दौड़ना कूदना ये स्थूल गत्यात्मक कौशल हो जाएगा। यानी प्रश्न पर अगर आपका रेंगना दौड़ना कूदना दिया गया तो हो जाएगा स्थूल गत्यात्मक कौशल, जो कि यह 6 से 12 वर्ष तक की आयु होता है, यानी बाल्यावस्था की आयु कह सकते हैं। बाल्यावस्था की आयु में बच्चा शिशु रेंगना, खड़ा होना और चलने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। ध्यानपूर्वक देखना है, कमेंट करना और फीडबैक करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं होगा। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण का नियोजन। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, राइट आंसर हमारा क्या होगा? इनमें से कौन सा तत्व जो है संप्रेषण का तत्व नहीं है? देखिए संप्रेषण का माध्यम होगा, श्रृंखला होगा, उद्देश्य होगा। ये तीनों संप्रेषण का होते हैं। संप्रेषण मतलब क्या होता है? किसी को रिप्रेजेंट करना, क्रिएटिविटी करना। संप्रेषण का नियोजन, इसी का नियोजन कर देना, ये आपका संप्रेषण का तत्व नहीं होगा, क्योंकि नियोजन हो जाएगा तो नियोजन तत्व नहीं कहलाएगा। माध्यम तत्व होगा, श्रृंखला होगा, उद्देश्य होगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे? तत्व। लेकिन नियोजन यहाँ पे तत्व नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया कि नेगेटिव पॉजिटिव किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, तो दोनों प्रकार से आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अध्यापक के व्यक्तित्व के किस विकास में बाधक तत्व होगा? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो अध्यापक के व्यक्तित्व का यानी आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व क्या हो सकता है? सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का भाव या उच्च मानसिक क्षमता, क्या हो सकता है? देखिए बाधक तत्व पूछा गया है, तो अध्यापक के व्यक्तित्व विकास में बाधक तत्व क्या हो सकता है? अगर कि कल्पना शक्ति का अभाव है आपके पास, अध्यापक के पास, शिक्षक के पास, अध्यापक अध्यापिका के पास, तो आपका विकास में बाधक तत्व हो जाएगा। व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व यहाँ पे कल्पना शक्ति का अभाव होगा, क्योंकि सोचने की क्षमता अगर आप में कमी है तो बाधक तत्व होगा विकास में, क्योंकि विकास में सोचने की क्षमता जरूरी होता है। बाकी सामाजिक परिवेश में ज्ञान होना, सांस्कृतिक अनुभव होना, उच्च मानसिक क्षमता, ये तीनों क्या है? ये व्यक्ति के विकास में सार्थक है, लेकिन हमारा कल्पना शक्ति का बाधक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या होगा। ये जो एग्जाम है सभी लोगों को पता है, ऑनलाइन एग्जाम होना है, तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ बताना है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसलिए प्रश्न पूछा गया क्योंकि लॉकडाउन में देखा होगा में कंप्यूटर आधारित या डिजिटल के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, और भारत में कहा जाए तो ज़्यादातर हुआ है टेक्नोलॉजी के एडुकेशन की बात करें तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो अधिगम होता किस में लाभ होगा, प्रॉफिट किस में हुआ है? तो शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीख सकता है। कंप्यूटर आधारित क्या होता है
क्योंकि टीचर जो होंगे अपने लय गति से पढ़ाते हैं, सभी को सामंजस्य करना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो अधिगम है, शिक्षार्थी अपने अकॉर्डिंग अपने गति के अनुसार सीख सकता है। ये सबसे बड़ा लाभ है, पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद साथियों अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? ट्रेयस का, गेने का, स्टेयर्स का, यह हो जाएगा मैक्रो का। तो पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर आरोपित नहीं होता, यानी वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर जो है आरोपित नहीं होता है। तो यह कथन किसने कहा है? तो गेने ने कहा है। गेने का कथन क्या है कि मानव संस्कार या क्षमता में परिवर्तन जो होता है जो धारण किया जा सकता है जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर आरोपित नहीं है। ये गेने का कथन स्टेटमेंट है, ये भी शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझना है, फीडबैक करना है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था मतलब 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मानसिक या बौद्धिक विकास ध्यान देना है। बहुत सीख और बहुत अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से लेकिन कम मात्रा में। अब देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे किशोर अब मानसिक और बौद्धिक दोनों दिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं मानसिकता का विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है? बालक बालिकाओं में, किशोरावस्था में होता है। बौद्धिक विकास भी ज़्यादातर होता है। तो बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में किशोरावस्था में बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। जी हाँ, पर मानसिक और बौद्धिक विकास सबसे परिपक्वता या सबसे बेस्ट होता है वह किशोरावस्था में होता है, क्योंकि इसी में बच्चा परिपक्व हो जाता है। जीन पियाजे की चौथी अवस्था है, सभी लोग जानते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब आइए अगला प्रश्न है जो एमपीटेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिएगा और देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, आपको किस प्रकार से आंसर क्लिक करना है। तो सभी प्रश्नों का अपने माइंड की मेमोरी में सेव करते जाना है कि विकास के निर्धारक तत्व बताना है। माता पिता स्वास्थ्य, माता पिता का शैक्षणिक स्तर, परिपक्वता एवं सीखना, परिवार का सामाजिक संबंध। अब देखिए विकास के निर्धारक तत्व बताना है, तो माता पिता स्वास्थ्य, माता पिता शैक्षणिक स्तर, परिवार और सामाजिक, ये तीनों ऐसे ऑप्शन दिए गए जो परिवार और कहा जाए तो घर से ही संबंधित है। लेकिन निर्धारक तत्व यहाँ पे पूछा गया है, ये सहायता करते हैं विकास में, लेकिन तत्व पूछा गया है। तो तत्व क्या होगा? परिपक्वता एवं सीखना। विकास के जो निर्धारक तत्व होंगे वह परिपक्वता और सीखना दोनों हो जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? सभी लोग बताइएगा, सभी मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, ब्रदर्स सिस्टर्स एंड टीचर्स, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, 101% एग्जाम को फतेह करना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो जिस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो, वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मतलब 6 से लेकर 12, किशोरा मतलब 12 से लेकर 18, उत्तर बाल्यावस्था मतलब 9 से 12, पूर्व बाल्या मतलब 6 से लेकर 9। ये आपका एज डेट हो गया। तो जिस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है वह होता है किशोरावस्था, क्योंकि सक्रियता की बात कर रहे हैं, वो भी परामर्श शिक्षण दिया गया है, तो ये आपकी किशोरावस्था में हो सकता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अधिगम का मॉडल के जनक, कई बार पूछा गया है और कई बार मैं आपको लगभग 3 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभिक्रमित अधिगम के मॉडल के जनक आशुबेल, जीन पियाजे जी, प्रोफेसर हर स्किनर। सभी लोग वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अव्वल आ गए तो एग्जाम में अव्वल 101% है। यहाँ पे अव्वल आना, नंबर 1 आना, सिलेक्शन पाना बहुत जरूरी है। 30 में से 25 प्लस यहाँ स्कोर आ गए अगर आपके, ये 30 दिनों की जो हमारी प्रैक्टिस सेट होने वाली है, 30 दिनों में लगातार आप आगे ने 25 प्लस स्कोर किया सभी सब्जेक्ट में, तो आंधी तूफान कुछ भी आ जाए आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन कहलाते हैं? BF स्किनर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, BF स्किनर को अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक माना जाता है। उन्होंने
1954 में क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर इस मॉडल को विकसित किया था। अभिक्रमित अधिगम मॉडल को लोकप्रिय रूप से अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ही होना है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल पूछा जाए या अभिक्रमित अनुदेशन पूछा जाए, तो दोनों में से आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? विक्टर ब्रूम, वाटसन, B.A. फिश्नर या थॉर्नडाइक की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रत्याशा सिद्धांत का जिक्र हो रहा है। प्रत्याशा अर्थात विक्टर ब्रूम। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न, क्योंकि यह संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से। जी हाँ, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि स्वप्रत्यय विकसित होता है, स्वधारणा से होता है, लोगों की धारणा से होता है, स्वधारणा लोगों की धारणा दोनों से होता है या बुद्धि से होता है? अब आपको बुद्धि लगाना है यहाँ पे। तो बुद्धि लगाना है तो बुद्धि से तो स्वप्रत्यय विकसित नहीं हो सकता। जो स्वप्रत्यय जो विकसित होता है स्वधारणा और लोगों की मतलब धारणा से विकसित होता है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि स्वयं का प्रत्यय होना है तो हमारी जो धारणा है फिर लोगों की जो धारणा है उससे स्वप्रत्यय विकसित होता है। तो सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, क्योंकि पेडागॉजी जिसने समझ लिया ना, प्रश्न नहीं, प्रश्न के साथ शब्दों को समझना, ऑप्शन को समझना, उसके अर्थ भावार्थ को समझना, ये चीज़ जो ट्रिक आपको समझ लेगा तो पेडागॉजी में बल आएगा। और यही ट्रिक आपको समझ में आएगी, यही सारी चीज़ें माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। इनमें से कौन जो ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। तो कौन सा ब्रूनर सिद्धांत नहीं है? देखिए, नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना ये ब्रूनर का सिद्धांत है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण ये भी हो जाएगा, ज्ञान की पर्याप्त जांच ये भी हो जाएगा, लेकिन ज्ञान की अपर्याप्त क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो अपर्याप्तता यहाँ पे निगेटिव है, इसलिए ये आपका ब्रूनर का सिद्धांत नहीं होगा, बाकी सारे ब्रूनर के सिद्धांत होंगे। तो ब्रूनर के सिद्धांत कौन है ये भी आपको पता चल गया। तो एक ही क्वेश्चन से दो आपके लॉजिकल हो जाते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत की अगर बात करते हैं साथियों, तो बालक के पूर्व अनुभव तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार करने पर बल देता है। तो विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि जिसमें बच्चे जो है सुगमता और सरलता से सीख सके, ये ब्रूनर का सिद्धांत है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है अगर ब्रूनर के सिद्धांत की बात करते हैं तो। अगला प्रश्न जो वर्ग 3 के लिए टॉप क्वेश्चन है, गोलमैन से संबंधित पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और गोलमैन जो है बुद्धि के सिद्धांतों के लिए आध्यात्मिक, संवेगात्मक, सामाजिक बुद्धि। दो ऑप्शंस बुद्धि और संवेगात्मक, ये अक्सर आपके एग्जाम में ये दो ऑप्शंस या दो शब्द देखने को मिलते होंगे। लेकिन जब गोलमैन के नाम से जाना जाता है तो गोलमैन का जो किस सिद्धांत को जाना जाता है? तो गोलमैन का सिद्धांत अर्थात सांवेगिक बुद्धि के लिए, गोलमैन का सिद्धांत सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि दौड़ना और चढ़ना किससे संबंध, ठीक है? दौड़ना जो चढ़ना होता है ये आपका किससे संबंधित होता है? पाँव का क्रियात्मक, हाथों का, धड़ का, शारीरिक विकास का। अब इसमें दो आप लोग कन्फ्यूजन होंगे, किस में होंगे सभी लोग बताइए? क्योंकि दौड़ना चढ़ना तो पाँव का प्रयोग होगा, फिर आपका ऑप्शन जाता हो शारीरिक, क्योंकि शारीरिक विकास से संबंधित है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, दौड़ना और चढ़ना दिया गया, शरीर का यहाँ पे दौड़ना चढ़ना ये विकास नहीं हो, शारीरिक विकास से ही हो रहा है। पैर का बढ़ना या हाथ पैर को मजबूती आना, हाथ पैर बढ़ना, इन चीज़ों पर आता है तो फिर वो विकास में आ जाता है, शारीरिक विकास में आ जाता है, परिपक्वता होना। लेकिन दौड़ना चढ़ना ये हमारे क्रियात्मक कौशल में आ जाएगा। और किसका क्रियात्मक कौशल? पाँव का, क्योंकि दौड़ना चढ़ना में प्रयोग किसका हो रहा है? पाँव का हो रहा है, क्योंकि पाँव में तभी वह दौड़ पाएगा, चढ़ पाएगा। हाथ ना भी हो तब भी वो दौड़ पाएगा, चढ़ पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर, ठीक है? क्योंकि हाथों, पैरों, शरीर के अन्य बड़े हिस्सों की गतिविधि और समन्वय में सकल गत्यात्मक कौशल शामिल होता है। इसमें क्या होता है? सकल गत्यात्मक, ठीक है? दौड़ना, कूदना, चढ़ना, तैरना जैसी क्रियाएं इसमें सकल गत्यात्मक में आपके शामिल होती हैं। अगला प्रश्न साथियों के जीन पियाजे जी के अनुसार जो है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? बहुत अच्छा प्रश्न, और एक प्रश्न आएगा ही आएगा। 4 अवस्थाओं से 2 प्रश्न रखे हुए हैं, एक तो पक्का है, दूसरा एक तो सीधा साधा पूछा जाएगा, दूसरा थोड़ा क्रिएटिविटी में पूछा जाएगा।
तो पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था दिया गया है, तो किशोरावस्था यानी चौथी अवस्था, चौथी यानी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक पहली अवस्था होती है, फिर 2 से लेकर 7 वर्ष तृतीय, 7 से 11 द्वितीय, 2 से 7, 7 से 11 तृतीय होती है, और 11 से लेकर 15-16 आपकी तृतीय होती है, चतुर्थ होती है। तो 4 अवस्थाएं होती हैं। चारों अवस्थाओं का जीन पियाजे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जीन पियाजे से प्रश्न आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सीखने में उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, पुष्टिकरण, ये तीनों क्या हैं? ये शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं हैं। लेकिन क्रमशीलता का अभाव होना, कमी, ये निगेटिव है। अभाव होना, कमी होना, ठीक है, ये निगेटिव है, तो ये आपका शिक्षण का सिद्धांत की विशेषता नहीं होगी। बाकी ये तीनों शिक्षण के सिद्धांत की विशेषताएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि निर्देशन प्रक्रिया होनी चाहिए। तो निर्देशन की प्रक्रिया किस प्रकार होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित, निर्देशक कर्ता केंद्रित, पाठक्रम केंद्रित या बाल केंद्रित होना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि निर्देशन की प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए? निर्देशन की प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए। दिया गया प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे जी की 10 से वयम वर्ग 7 से लेकर 12 वर्ष की विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो 7 से लेकर 12 वर्ष तक अवस्था यानी तृतीय अवस्था हो जाएगी, और तृतीय अवस्था को मूल संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। जीन पियाजे जी की, यानी मैंने बताया ना, इनसे जो ऐसे सिद्धांत है जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको समझना है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया? मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद या संज्ञानवाद? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि मनोविज्ञान में जिस संप्रदाय में तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया वह कहलाता व्यवहारवाद। जहाँ पे व्यवहारवाद एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर उपयोग पर जो है बल दिया जाता है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? सभी लोग बताइएगा, कमेंट करिए सभी लोग फटाफट। अगला, कुसंयोजित व्यक्ति कहलाते हैं। देखिए, जो व्यक्ति कुसंयोजित होता है यानी संयोजन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है या किसे हम कह सकते हैं? अधिकतर आंशिक ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हों, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हों, द्वंद्व को दूर रखने में असमर्थ हों, या उपरोक्त सभी, तो सारे नेगेटिव हैं। अधिकतर अनुचित ढंग, ये नेगेटिव है। विरोधी शब्द गतिविधि, द्वंद्व जो है, तो ये सारे नेगेटिव हैं। तो कुसंयोजित व्यक्ति के ये सारे लक्षण हो गए, अर्थात उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि समस्या समाधान स्तर के लिए संज्ञानवादी जो हैं ये क्या मानते हैं? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, या प्रयास और त्रुटि पर आधारित है, या पुनर्बलन पर आधारित है, या उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन है? देखिए, जब भी समस्या समाधान स्थिति की अगर बात की जाए तो संज्ञानवादी ये मानते हैं कि इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि समस्या का अगर समाधान ढूंढना तो चिंतन तो किया जाएगा भाई, कुछ ना कुछ उसमें सोच विचार किया जाएगा। या डायरेक्टली कोई समस्या है उसका डायरेक्टली निदान नहीं निकल पाता, हो सकता है 100 में 1-2 डायरेक्टली निकल आएगा, लेकिन विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो संज्ञानवादी इसलिए मानते हैं कि इसमें यह समस्या समाधान की स्थिति किस प्रकार होती है? चिंतन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसी लेवल के आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। ये सारे संभावित प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा कि तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में क्या शामिल नहीं होगा, यानी क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को अगर तनाव कम करना है, अंतर्द्वंद को सुलझाना है, तो उनके प्रत्यक्ष तरीका, देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तरीका आपको बताना है वो कौन सा नहीं होगा। यानी ये जानना जरूरी है कि प्रत्यक्ष तरीके क्या क्या होते हैं। रुकावट अगर आ रही है उसको नष्ट किया जाए, ये प्रत्यक्ष तरीका है। दूसरा रास्ता निकालना, दूर करना, ये प्रत्यक्ष तरीका होता है। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर देना, ये होता है। अनिर्णय, अगर किसी व्यक्ति का अनिर्णय आ रहा है तो ये प्रत्यक्ष तरीका में शामिल नहीं हो, क्योंकि अनिर्णय हो रहा तो प्रत्यक्ष तरीका कहाँ पे हो जाएगा? ठीक है, प्रत्यक्ष तरीका वो जिसमें रिजल्ट आए, कुछ ना कुछ उसका सलूशन निकले। अगला प्रश्न, कौन सा घटक है जो सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित कौन कौन से घटक होते हैं? अल्पकालीन स्मृति होती है, दीर्घकालीन स्मृति होती है, कार्य स्मृति होती है। लेकिन जीवन पर्यंत स्मृति, ये सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंध नहीं होता, क्योंकि जीवन पर्यंत जो है सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था जो है तो सुचारू रूप से तो एक ही प्रकार से नहीं हो सकती है, बदल इसमें परिवर्तन आता रहता है। इसलिए जीवन पर्यंत यहाँ पे हो जाएगा, जीवन पर्यंत यहाँ पे आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? बेहतरीन, लाजवाब से।
प्रतिपादित से 1 से 2 प्रश्न रखे हुए हैं, ये आप जानते हैं सभी लोग। तो 1 से 2 प्रश्न को कंफर्म करना है। तो सभी लोग बताइए, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसकी बात करेंगे? तो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान अर्थात जेम्स ब्रूनर। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? ये आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको फीडबैक करना है। तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। ना स्टेनले हाल, ना ही हरलाक का, जर्सील का। तो किसका कथन है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग बताइएगा, किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, किसका कथन है? आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना, सर्च करके बताना है, क्योंकि आपके माइंड की मेमोरी भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? यानी श्रीमती टाबा, ये पिछली बार टाबा से प्रश्न आया था, लेकिन ये प्रश्न नहीं आया था, लेकिन इनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये प्रश्न आ सकता है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो श्रीमती टाबा की अगर सुझाई बुद्धि की बात करते हैं तो अवधारणा का निर्माण आता है, दत्त व्याख्याति सिद्धांतों का उपयोग आता है, लेकिन दत्त अवलोकन इसमें नहीं आता। इसमें क्या आता है? दत्त व्याख्या आती है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को समझते जाना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि हल की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे अगाध चर माना गया? अब ये अगाध चर, ये ध्यान रखेगा। तो अगाध चर किसे माना जाता है? ना ही सचार, ना ही आनंद, ना ही प्रेरक। तो अगाध चर माना जाता है पूर्व जो प्रबलनों की संख्या होती है उसको अगाध चर माना गया था। अधिगम प्रणाली के अंतर्गत देखा जाए तो पूर्व प्रबलनों की संख्या को अगाध चर जो है माना गया था। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर उपागम का आधार क्या होता है? शैक्षिक विज्ञापन, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपर्युक्त दोनों, या शैक्षिक मनोविज्ञान की बात की जाती। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हार्डवेयर उपागम आधार अगर पूछा जाए तो अप्लाइड इंजीनियरिंग, क्योंकि हार्डवेयर का संबंध इंजीनियरिंग से संबंधित हो जाता है। तो ये लॉजिकल पॉइंट मिलाना बहुत ज़रूरी है, ये ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है, ये कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक है? अहम, इदम, पराहम, या मन का चेतन का स्तर। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार इनमें से जो मनो ऊर्जा संसूचक माना है वह किसे माना? इदम को माना। इदम आपने पढ़ा होगा, इदम, अहम, पराहम। इद ईगो, सुपर ईगो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इद यानी इदम, ईगो यानी अहम, सुपर ईगो यानी पराय। तो फ्रायड के व्यक्ति मनोविश्लेषण धारणा के अनुसार मनो ऊर्जा का संसूचक जो कहलाता है वह इदम कहलाता है। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न है कि प्रेक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? एरिक्सन, फ्रायड, जीन पियाजे या थर्नडाइक ने किया? सभी लोग बताइए। जी हाँ, प्रेक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? आपके एरिक्सन ने, आपके फ्रायड ने, हमारे जीन पियाजे जी ने, हमारे थर्नडाइक ने। तो किसने किया है? एरिक्सन, फ्रायड, जीन पियाजे जी, थर्नडाइक। सभी लोग कमेंट करके बताइए, और इसका आंसर सभी कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट 30 में से आपके स्कोर कितने हुए ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और डेली आपकी 7 to 7:30 PM में हमारी CD बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास होगी। बाकी सभी क्लासेस चल रही, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए गए। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, और इस बार एग्जाम को 101% फतेह कीजिए। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।